एक फ्लास्क है जिसमें पानी भरा पड़ा है, लकड़ी उस पर तैर रहा है, उसमें तैर रहा है, लकड़ी के ऊपर एक कॉइन है और ये हाइट h1 है, ये हाइट h1 है, मतलब पानी में डूबा हुआ पार्ट लकड़ी का h1 है और ये पूरा हाइट h है, इसको h2 मान लो। अब किसी ने कॉइन को ना इसमें जेंटली प्लेस कर दिया, छोड़ दिया। इफ कॉइन इज जेंटली प्लेस्ड displaced in waters, comment on variation of h1 and h2। चलो h1 और h2 पे कमेंट करना है। फिर क्या करेंगे, तुमने कॉइन किस में ड्रॉप कर दिया, ठीक है, गुड। h1 तो कंफर्म डिक्रीज करेगा, इसलिए मान लो नाव है, लकड़ी नाव है, नाव पे तुम बैठ गए हो, ऋषित नाव पे बैठ गया, छलांग लगा देगा पानी में, तो नाव तो ऊपर आ जाएगी ना, आनी भी चाहिए, तो नाव ऊपर आ जाएगी, नाव थोड़ा ऊपर, h1 डिक्रीज करेगा। कल्पना ही करके देख लो भाई, ये है क्या है, कप है, पानी में तैर रहा है, इसमें तुमने क्या किया है, टॉफी रख दिया है, खा के टॉफी इसमें रख दिया और पानी में तैर रहा है, तो किसी ने टॉफी निकाल के पानी में फेंकना शुरू कर दिया, फेंकता रहा, तो ये क्या आएगा, ऊपर आएगा ना, आना भी चाहिए ऊपर, बाहर ज्यादा दोगे तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर आ जाएगा। h1 पे तो मैं कमेंट करूंगा कि h1 हर हाल में क्या करेगा, h1 इज डिक्रीजेस ऑलवेज, h1 डिक्रीज करेगा। ऊपर क्वाइन हो तो चाहे जो भी हो, कुछ भी होगा, ऊपर से उठा के तुम फेंक दिए तो उसको तो ऊपर जाना ही है, तो डिक्रीज तो करना था, h1 को डिक्रीज करना है। अब बात करना है h2 पे क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, h2 पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो क्या असर पड़ेगा, ये जो क्वाइन, अब कल्पना करना, सिर्फ कल्पना करना है, इस क्वाइन में जब तुम पानी में फेंकोगे, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा अगर ऊपर नहीं जाता, पूरी अंडरलाइन में सुनना, अगर इस क्वाइन को तुम पानी में फेंकते हो और लकड़ी का एक टुकड़ा ऊपर नहीं जाता, नहीं अंडरलाइन है, ऊपर नहीं जाता, तो जब ये क्वाइन इसमें गिरता तो पानी हटाता ना, हटो पानी, हटो पानी, मेरा जगत छोड़ो, अपना जगह छोड़ने के चक्कर में जब इस पानी को हटाता तो ये जो पानी है वो और ऊपर चला जाता ना, मतलब ये जो लेवल और ऊपर जाता। खुद ही सोचो, ऋषि बैठा हुआ लकड़ी पे, कूद गया पानी में, तो पानी जब डूबेगा तो उसका जो जगह वाला जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो फिर h2 को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये लकड़ी यहाँ पे रुका थोड़ी है, लकड़ी भी तो ऊपर उठा है, तो जब लकड़ी उठेगा, जब लकड़ी उठेगा तो यहाँ पे कुछ खाली जगह नहीं पड़ेगा, तो उस खाली जगह को भरने के लिए भी तो यहाँ का पानी आएगा, तो फिर जब यहाँ का पानी इसको भरने जाएगा तब h2 पे क्या असर पड़ेगा। अब मतलब h2 पे क्वेश्चन मार्क है, सोचना पड़ेगा क्या होने वाला है। गुड, सोचते हैं, तो सोचने के लिए लिख दिया सोचना, सोचना कब, जब सोचना होगा तो सोचना, सोचते हैं, तो क्या करेंगे, इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं, सुनते रहना तुम सही से। ये लकड़ी था यहाँ पे, तो मुझे बताओ, अगर जब कॉइन यहाँ फेंकोगे तो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ही, इसका कलर चेंज करने का, ये ऊपर गया, इतना ऊपर गया, ये लकड़ी इतना ऊपर गया तो ये जगह खाली पड़ गया ना, नहीं ये जगह खाली पड़ गया, और ये जगह खाली जो पड़ा है उसको भरने का, जो कॉइन यहाँ पाएगा, जब कॉइन यहाँ पाएगा तो ये जो पानी है, जो कॉइन का पानी है, वो जाके इसको भरने की कोशिश करेगा। अगर ये कॉइन वाला पानी अगर इसको भर दिया, पूरा पूरा भर दिया यहाँ से यहाँ तक, तब h2 पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉइन के यहाँ पे जाने के बाद जो पानी हटे, वो पानी पूरा नहीं भर पाया इसको, सिर्फ इतने में ही खत्म हो गया, इतने में ही खत्म हो गया, या इतने ही पार्ट में खत्म हो गया, तो इतने पार्ट को भरने के लिए और पानी को आना पड़ेगा ना इसमें, जब और पानी आएगा तो h2 डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इस कॉइन ने ज्यादा पानी हटा दिया हो
तो वो पानी जो हटा हुआ पानी जब यहाँ पे जाएगा तो अगर इसको भी भर दे और कुछ बचा रह जाए तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो अब पूरा दिमाग इसी पे लगा हुआ है कि जब एक कॉइन इसमें जाता है तो पानी इससे ज्यादा हटाएगा कि कम हटाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। गुड, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं फिर से। तो देखो सोचते हैं, इस वुड और कॉइन की एफबीडी बनाते हैं। चलो वुड और कॉइन की एफबीडी बनाते हैं। अच्छा पहले बता दूं, तो ये लकड़ी है, इस पे कॉइन है, एफबीडी बनाते हैं। तो कॉइन का वेट m1g, मान लो कॉइन का मास m1 है, वुड का मास m2 है। अब वैलेंसी फोर्स ऊपर दिखेगी। अच्छा अगर ये वुड और कॉइन फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कब करता है? जब नेट फोर्स 0 होता है। मतलब जो नेट बायंसी फोर्स आएगी, नेट बायंसी फोर्स वो बराबर किसकी होगी? m1g और m2g। जो बायंसी फोर्स होगा वो बराबर होना चाहिए m1g प्लस m2g के बराबर होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब इस बायंसी में दो पार्ट है। एक, इस बायंसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस बायंसी को मैं ऐसे भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ और कुछ गलत नहीं होगा। द बायंसी इज इक्वल टू यहीं पे m1g प्लस m2g, यहां पे दिखा दिया, फ्लोट कर रहा है। अच्छा जो बायंसी फोर्स होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। बायंसी फोर्स इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। मतलब ये जो लिक्विड है ना, यहां से लेके यहां तक की जो लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक की जो लिक्विड है जो हटी हुई है, उसी का वेट बेसिकली इसके बराबर है। तो इसको मैंने दो भाग में बांट दिया, ये जो हटा हुआ पानी है ना, वो हटे हुए पानी को मैंने दो भाग में बांट दिया इस तरीके से। अच्छा कॉइन मान लो हल्का है, अच्छा जो ज्यादा भारी होगा, ये m1g m2g में कोई भी भारी कोई कम हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। ऐसे कहा कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो सपोज करो लकड़ी का वेट को बैलेंस कर रहा है। ये वाला जो हटा हुआ पानी है, ये वाला हटा हुआ जो वाटर है, वो लकड़ी के वेट को बैलेंस कर रहा है, और ये जो हटा हुआ पानी है वो कॉइन के वेट को बैलेंस कर रहा है। ये यहाँ पे जो वाटर हटा हुआ है, इस वाटर का ये जो पार्ट है वो किसको बैलेंस कर रहा है? लकड़ी के वेट को। और नीचे वाला पार्ट किसको बैलेंस कर रहा है? कॉइन को बैलेंस कर रहा है। या कोई ऊपर कोई नीचे, तुम्हारी मर्जी मान सकते हो। अब दूसरी वीडियो बता रहा है, ये तो कॉइन जब है तब, जब कॉइन इसमें से हट गया, तो सिर्फ लकड़ी बचा ना। तो लकड़ी भी तो अब फ्लोट कर रहा है। तो लकड़ी अगर फ्लोट कर रहा है तो लकड़ी का वेट m2g है। तो अगर सेकेंड केस है, मतलब कॉइन को प्लेस करने के बाद कॉइन आ गया पानी में, ये कॉइन आ गया पानी में, तो कॉइन यहाँ पे इसके ऊपर, अब पानी में है। तो इस केस में जो बायंसी फोर्स होगा वो अब बराबर किसके होगा? इसके बराबर होगा, मतलब m2g के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पानी में अब तैर रहा है, जब कॉइन ऊपर नहीं है, तो ये वाला जो m2g है, ये वाला तो हटा ही रहेगा पानी। यहाँ पे तो पानी, ये वाला पानी तो हटा ही रहेगा, ताकि इसके वेट को बैलेंस किया जा सके, बायंसी फोर्स बैलेंस कर सके। तो ये वाला m2 तो वही रहेगा। अब आएंगे इस वाले वॉल्यूम पे। ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम, यही वॉल्यूम था जितना ये लकड़ी क्या हुआ होगा? ऊपर गया होगा। ये वो वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम ये लकड़ी ऊपर गया होगा। सुनते रहना। अब इस वॉल्यूम को भरने कौन आएगा? जब ये कॉइन इस पानी में गया होगा तो जो पानी हटाया होगा वही तो इसको भरने आएगा। गुड, चलो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये वाला वॉल्यूम कितना है? ये वाला वॉल्यूम मैंने v0 मान लिया, दिस इज v0। तो v0 बराबर क्या लिखोगे? तुम v0 बराबर लिखोगे, v0 कैसे निकलेगा? इस वाले पानी का मास m1 है, ये पानी है, दिस इज द वाटर। इस वाटर का ये वाला वेट m2g के बराबर है और ये वाला वेट m1g के बराबर है, समझ रहे हो? और m1 किसका मास है? कॉइन का। देखना कॉइन का मास m1 है और m2 किसका मास है? लकड़ी का। तो m1g, अब तुम मुझे बताओ, ये जो पानी है, ये v0 इज व्हाट? v0 इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। v0 को दोबारा लिखते हैं, सुनते रहना। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा? m1g, m1 मास है किसका?
इस पानी का, तो पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो क्या इसका वॉल्यूम आ जाएगा? हाँ, m1 इज द मास ऑफ वाटर, वाटर ऑफ दिस वॉल्यूम। तो ये पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? जब इस m1 को पानी की डेंसिटी से डिवाइड करोगे ना, इस पानी का मास भी तो m1 है, इतना आ गया। इसका मतलब कि ये जो लकड़ी ऊपर को गया है तो उसने इतना जगह खाली किया है, इतना जगह खाली किया है पानी के लिए, और ये वाला वॉल्यूम इतना है। और उसको भरेगा कौन? ये जो उसको भरेगा, ये जो कॉइन है ना, ये जो कॉइन है यहाँ पे, उसको भरेगा कौन? उसको भरेगा यहाँ पे जो कॉइन है ना, ये जो कॉइन है, ये जो कॉइन है, इस कॉइन का वॉल्यूम भरेगा। तो अगर मैं पूछूं कि कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा? VC, तो VC क्या लिखोगे? कॉइन का मास कितना है? कॉइन का मास है m1, तो क्या लिखोगे? m1 डिवाइड बाई कॉइन की डेंसिटी। ये जो कॉइन है कितना? अरे ऋषित को पानी फेंक दिया, ऋषित ने कितना पानी हटाया? ऋषित का मास डिवाइड बाई ऋषित की डेंसिटी। तो इस कॉइन का जो वॉल्यूम आएगा, जैसे VC इज कॉइन का मास m1 है डिवाइड बाई कॉइन की डेंसिटी, कॉइन की डेंसिटी। अब कॉइन आयरन या कॉपर, कॉपर कहाँ होता है यार? आयरन का होता है मान लो, तो आप लिखिए आयरन, Fe। क्वेश्चन है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो तुम मुझे बताओ, m1 तो बराबर आ गया भी रो W इज व्हाट? वाटर की डेंसिटी, रो Fe आयरन की डेंसिटी, विच वन इज मोर? फोर्स, ये ज्यादा होगा, आयरन की डेंसिटी ज्यादा। अरे आयरन पानी में डूब जाता है भाई, तो कोई चीज क्यों डूब जाती है? उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसकी ये डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा सिंस रो ऑफ Fe is greater than rho of W, you can say that V of C is less than V of W। देखो, अगर ये ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, इसका मतलब कॉइन का जो वॉल्यूम है वो वाटर का वॉल्यूम से कम है। मतलब ये जो ऊपर जा रहा है तो जितना जगह छोड़ रहा है, जितना जगह छोड़ रहा है पानी का, उसको भरने के लिए जो कॉइन का वॉल्यूम का पानी आएगा वो कम है। मतलब मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो VC है ना वो VW से कम है। तो अगर ये वाला पानी जो हटा है कॉइन के डूबने की वजह से, जो पानी हट रहा है वो पानी अगर इस वॉल्यूम से कम है तो क्या इसको पूरा भर पाएगा? ना, ना, पूरा नहीं भर पाएगा। तब क्या होगा? तो पूरा नहीं भर पाएगा तो क्या इधर खाली रहेगा क्या? अरे अगल बगल का पानी वहां नहीं पहुंच जाएगा, तो अगल बगल का पानी जब पहुंचेगा तो ड्रॉप कर जाएगा, देन H2 will decreases, then you can say that कि H2 डिक्रीज करेगा। ये लाइन है, इतना क्लियर है इसमें कि अब एक तो इतना मैं समझा दिया, तुम दोबारा वीडियो देख भी लेना इस चीज का, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मन करे तो कर लोगे तो नुकसान कुछ नहीं है। नेक्स्ट, H2 डिक्रीज करेगा, H1 भी डिक्रीज करेगा। अब इतना सब समझा दिया ना, इसका एक समरी बताता हूं तुम्हें। ये हमेशा होता है, हमेशा ये होगा कि अगर कॉइन की डेंसिटी, सब डेंसिटी के खेल है, डेंसिटी का खेल है, अगर कॉइन की डेंसिटी वाटर जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है या बराबर है, अंडरलाइन है बराबर, ज्यादा है या बराबर है, H2 को डिक्रीज करना है, H2 को डिक्रीज करना है। H1 तो हमेशा डिक्रीज करेगा चाहे ये डेंसिटी से कम हो या ज्यादा हो, बट H2 तभी डिक्रीज करेगा जब कॉइन की डेंसिटी इज ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन होना, H2 डिक्रीज पे ग्रेटर देन वाटर, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो पूरा भर जाएगा, तो H2 क्यों घटेगा? H2 कांस्टेंट रहेगा, तुम समझ गए होगे। इसका मतलब अगर कॉइन की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी इक्वल है, कॉइन की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी इक्वल है, तो H2 कांस्टेंट रहेगा। और अगर कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है तो H2 डिक्रीज करेगा। अब बात आती है कम की, कम पे क्या होगा? अच्छा जी, कम पे क्या होगा? गुड, बताता हूं कम पर क्या होगा। कम पे ये हो रहा होगा कि कम पे क्या होगा? कम पे जब इस कॉइन को तुम इसे भेजोगे ना, इसे भेजोगे, तो अगर कॉइन की डेंसिटी कम है मान लो,
कॉइन की डेंसिटी अगर कम होती है इस पानी से तो फिर पानी में तैरने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा। अंडरलाइन है ना। अगर कॉइन की डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ कॉइन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कॉइन क्या करेगा? कॉइन फ्लोट करेगा। जब कॉइन फ्लोट करेगा तो कितना वॉल्यूम हटाएगा, कितना लिक्विड हटाएगा? अपने मास के बराबर हटाएगा। तो कॉइन का, तो अगर वीडियो बनाओगे सिर्फ कॉइन की वीडियो बनाते हैं, कॉइन की वीडियो बनाओगे तो इसका M1 जी नीचे दिखाओगे और बायंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे, बायंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे। तो इस केस में जो बायंसी फोर्स होगा बराबर किसके हो गया? M1 जी के। तो अगर ये कॉइन फ्लोट कर रहा होता, इसमें समझा रहा, सुनते रहना, अगर ये कॉइन ऊपर की ओर फ्लोट कर रहा होता तो पूरा तो डूबा नहीं होता ना पानी में। फ्लोट कर रहा तो कुछ ही डूबेगा, पूरा थोड़ा डूबेगा। तो जो बायंसी फोर्स है वो M1 जी के बराबर है। तो ये जो पानी हटाया है, ये जो पानी हटाया है उसका वेट, इस पानी का मास और इस कॉइन का मास क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि बायंसी फोर्स होता ही है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब अगर फ्लोट कर रहा होता तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और तुम मुझे बताओ, जब एक कॉइन पानी पे है, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, जब एक कॉइन पानी में फ्लोट कर रहा है तो उतना ही पानी हटा रहा है जितना इसका मास है। और जब कॉइन, ये कॉइन इसके ऊपर है, जब ये कॉइन इसके ऊपर है तभी भी देखो ये जो पानी, इस कॉइन के मास ने जो पानी हटाया है वो बायंसी वाला यही ना है। देखो ये वाला तो मास, ये पानी का जो मास है वो तो इसके करस्पॉन्डिंग है। तो कॉइन चाहे लकड़ी पर रहे या कॉइन पानी में फ्लोट करे, कॉइन पानी का मास M1 जी ही हटाएगा। तो अगर इस पे है तभी भी M1 जी हटा रहा है, और जब पानी में जा रहा है तभी भी M1 जी हटा रहा है। पानी पानी हटा रहा है, पानी पानी का मास M1 जी हटा रहा है जब तैर रहा होगा तब। तो तुम मुझे बताओ, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इतना ही जगह रहेगा ना, इतना ही जगह रहेगा ना। तो ये जगह पहले भी M1 जी के बराबर था, M1 जी के बराबर था पानी के मास के। और ये वाला जगह जब कॉइन इसमें आ गया तो जो हटा रहा है पानी वो उसका भी मास तो M1 जी है। तो जब वो ये वाला मास जब इसको भरने आएगा तो इसको पूरा भर नहीं देगा, इसको कंप्लीट भर देगा। अब कंप्लीट भरेगा तो फिर H2 पे असर नहीं पड़ेगा, H2 कांस्टेंट रहेगा। एक चीज और थोड़ा समझना, जब ये पानी में डूब रहा था ना, डूब रहा था, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, तो जो पानी हटा रहा है उस पानी का मास इस कॉइन के मास के बराबर नहीं है। पानी का वॉल्यूम कॉइन के वॉल्यूम के बराबर है। ये पूरी लाइन सुनना, जब कॉइन पानी हटा रहा है तो पानी का वॉल्यूम कॉइन के वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन जब कॉइन फ्लोट कर रहा है तो कॉइन का पानी का मास कॉइन के मास के बराबर है, मास बराबर है। और जब मास बराबर हो गया तो कॉइन चाहे इस पे रह रहा है तभी भी उतना ही मास पानी का हटा रहा है, और कॉइन जब इस लकड़ी पर रह रहा है तभी भी अपने लिए तो पानी का उतना ही मास हटा रहा है। तो जब कॉइन यहां से हटाओगे, कॉइन यहां जाएगा तो जो जगह खाली होगा पानी के लिए, उस जगह का में पानी का मास वही आएगा जितना यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे जाएगा तो पूरा भर नहीं देगा, और पूरा भर देगा तो H2 पे असर पड़ेगा ना। लेकिन जब कॉइन इसमें डूब जा रहा है, डूब जा रहा है, कॉइन जब इसमें डूब जा रहा है तो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम हटा रहा है। तो कॉइन का वॉल्यूम अगर VC है, अब पानी का भी वॉल्यूम मान लो VW है, यहाँ पे जो VW आ रहा है ये दोनों इक्वल है मान लो, मतलब ये जो कॉइन अपना वॉल्यूम जो हटा रहा है वो वाटर के बराबर है। तो यहाँ पे जो कॉइन का जो मास है और यहाँ पे जो पानी का मास हटा हुआ है, तो पानी का मास कम हटेगा ना, इसलिए, क्योंकि वॉल्यूम बराबर है ना, कॉइन का वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम बराबर है। और मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी वाटर का कम है ना, वाटर की डेंसिटी कम होगी तो वाटर का मास कम हो गया। इसका मतलब जब कॉइन पानी में जा रहा है और डूब जा रहा है तो पानी का मास कम हटा रहा है। तो कम मास को अगर इतना एरिया को भरना हो तो क्या भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, और नहीं भर पाएगा तो H2 डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, तो लास्ट में मैं एक लाइन यूज कर लूं इस पे, ये हमेशा यूज होगा कि इफ डेंसिटी ऑफ submerged
सबमर्ज्ड, जो सबमर्ज कर रहा हो, पानी में जो डुबा रहे हो, उसकी डेंसिटी सबमर्ज्ड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। H1 तो डिक्रीज करना ही है, H2 को भी डिक्रीज करना है। दूसरा, इफ डेंसिटी ऑफ सबमर्ज इज लेस देन इक्वल टू वाटर की डेंसिटी, इक्वालिटी लग गई। H1 तो डिक्रीज करेगा बट H2 कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा होल्ड करेगा। जैसे अब इस पे बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो ऑप्शन है, इससे अगर इतना तुम्हें पता है तो तुम्हें सारे के सारे आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि तुम्हें आंसर्स क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा होता, और यहाँ पे एक लकड़ी है, वुड है, और ऊपर सपोज करो एक और वुड है, ये भी लकड़ी है। ये वाला हाइट H1 है, ये वाला हाइट H2 है। अब इसको इसमें डिस्प्लेस कर दिया। कोई पूछे H1 पे क्या असर पड़ेगा, तुम कहोगे सर H1 डिक्रीज करेगा एंड H2 बता सकते हो क्या रहेगा, तो H2 कांस्टेंट रहेगा। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होकर, ये SC वर्मा क्वेश्चन है। ये आइस है, आइस 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 होता है धरती में, पता नहीं क्यों ये चीजें हैं सब यार। आइस है, पानी है, सब चलो कंपेयर करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें खाने का होना चाहिए, स्वादिष्ट हो। अब आइस पिघल गया, इफ पानी नहीं होगा तो खा ही दिया। चुप रहो तुम। आइस मेल्ट देन, अब पूछा ऐसी बात कि H पे क्या असर पड़ेगा, बता सकते हो क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आइस मेल्ट हो गया तो H पे क्या असर पड़ेगा? अब पानी ये भी है। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रहेगा सर, सेम रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Yes. तो H कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आइस मेल्ट करेगा पानी बनेगा ना, तो जो नया बना है वो ना पानी में है, आइस पानी में नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि तुम ही हो, तुम मर गए तो तुम कुछ और बन गए, तो जो बने हो हम उससे कंपेयर करेंगे ना। तो आइस मेल्ट करके वाटर बना, और वाटर की डेंसिटी इसी वाटर के बराबर हो गई, तो इक्वालिटी लग गई ना, इक्वल साइन। H2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अब बाकी तो तुम समझ ही रहो क्या मैं पूछूंगा। ऊपर अगर आयरन होता, Fe है, और ये वुड है, और अब अगर ये नीचे को गिर गया पानी में, तो ये तुम्हें पूछा ही था तुमसे, तो H1 था, H2 था, तो कंफर्म है कि H1 को कहोगे डिक्रीज, H2 को भी कहोगे डिक्रीज। अच्छा चलो, ये तो ठीक है। एक किस केस में, तो तुम देख सकते हो H2 या तो कांस्टेंट तो घट रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। पता है ऐसा क्या हो, बोलो, लेकिन गलत बात है ये, सब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को मारने में भरोसा नहीं रखता हूं। बट क्या करें, जब वही एक ऑप्शन है। वो जो पफर फिश होती है जो पानी में जाके फूल जाती है, वो बैठेगी तो? कौन सा बेटा? तो जो पफर फिश नहीं होती, एकदम फूल जाती है पानी में जाके। हाँ, वो वाली मछली, तुम सही करियो, ये मछली है। अनुष्का मछली खाती हो? नहीं सर। अरे कैसे यार, इतना स्वादिष्ट होता, मैं तो खाता हूँ। मछली थी, तो मछली मरी हुई मछली है, मतलब मरी हुई मछली की में अभी थोड़ी सी जिंदा मछली है, और ये पानी में डाल दिया गया, और मछली यहाँ पे क्या है, जिंदा लाइव है, और यहाँ पे पानी में गई तो मर गई। क्या जी, पानी में गई तो मर गई, उल्टा, मतलब अजीब मछली है, मतलब ये डेड हो गई फिश। अब क्या होगा, अब जानना है कि H1 और H2 पे क्या असर पड़ेगा। पता है H1 जो होगा डिक्रीज करेगा, H2 इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा भाई? डेड हो जाएगी तो पानी में तैरेगी ना, कोई चीज फ्लोट कर रही है,
कोई चीज फ्लोट कब करेगी? जब डेंसिटी कम होगी, H2 कांस्टेंट रहेगा। मतलब कोई ऐसी चीज होती है ना जो मतलब डेड होने के बाद पानी में तैरती नहीं है, डूब भी जाती, इस सरफेस पे आ जाती और मोटी हो जाती, ताकि खूब पानी हटाए। और इस H2 को सरफेस पे आके ना। टाइटैनिक। ओके, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डायनामिक ऑफ लिक्विड। डायनामिक, अभी तक स्टैटिक लिक्विड स्टडी कर रहे थे, डायनामिक ऑफ लिक्विड एक क्लास और लगेगी। इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम लोग आइडियल लिक्विड। कॉपी पे लिखो तो आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड ना एक कल्पना है। जैसे पानी पे क्या करो, ठीक है, जैसे पानी पे तुम क्या करो कि एक क्या रख दो, एक जहाज रख दो और अपने हाथ से मार के इसे जहाज वो वाला जहाज नहीं, लकड़ी की जहाज बनाओ जिसमें इंजन ना हो, ना बोट मान लो तुम, बोट रखो और अपने हाथ से ऐसे मार के छोड़ दो, तो बोट भागता रहेगा क्या? नहीं, नदी नहीं है, बहने वाली नदी नहीं है, नदी रुकी हुई नदी है। तो बोट को मार के छोड़ दो तो देखना बोट कुछ दूरी तय करके रुक जाता है, बट वो रुके ही ना, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता रहे। दिस टाइप ऑफ लिक्विड इज नोन एज आइडियल लिक्विड। मतलब लिक्विड जो है ना वो बोट के सरफेस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है, आइडियल है। और वो ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन डिफाइन कैसे किया गया? जो पानी है ना, पानी को बहुत सारे पतले पतले लेयर में बांट दो, बहुत सारे पतले पतले लेयर में बांट दो, ऐसे ऐसे बहुत सारे पतले पतले लेयर में बांट दो। ऐसे बहुत सारे पतले पतले लेयर बांट दो और हर लेयर एक दूसरे के ऊपर है, हर लेयर एक दूसरे के ऊपर। जब इस लेयर को तुम खींचते हो ना आगे की ओर, तो ये लेयर क्या करता है, इसको रेजिस्ट करता है, कहता है ना 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 तुम उधर मत जाओ, रुको रुको रुको। तो उसके चक्कर में लेयर क्या करता है कि इस लेयर के नीचे वाले सरफेस पे एक फोर्स लगाता है पीछे की ओर। दिस इज नोन एज विस्कस फोर्स। और जितना फोर्स ये लेयर इस पे लगाएगा उतना ही ये लेयर भी इस पे फोर्स आगे को लगाएगा। फिर ये वाला, और इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो इसकी v2 होगी। अब v1 v2 से ज्यादा होती है, अब इसकी वेलोसिटी v3 और v3 कम होती है। जैसे जैसे नीचे आता है ना, लेयर की वेलोसिटी कम लगती है, कम लगती है, कम लगती है, ग्रेजुअली कम होगी। तो अगर ये v2 इससे ज्यादा है तो ये लेयर इस पे विस्कस, इस नीचे वाले पे इधर लगाएगी, ये इस पे इधर लगाएगी। मतलब इस अगर किसी एक लेयर केविटी बनाओगे, किसी एक लेयर केविटी बनाओगे, तो अगर इस पे विस्कस फोर्स तुम पीछे आगे दिखा रहे हो मान लो, तो उसी के नीचे के लेयर पे विस्कस फोर्स पीछे दिखाओगे, ये ऐसे दिखाते हो। तो अगर ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं लेयर के बीच में, देन लिक्विड इज विस्कस लिक्विड या नॉन आइडियल लिक्विड। और अगर ये फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं तो हर लेयर एक दूसरे से फ्री है विद द फोर्स। जैसे हाथ से हाथ रगड़ रहा है, गर्मी लग रहा है, क्यों? बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, हाथ रगड़ते कुछ भी कर लो गर्मी नहीं लगेगी, तो फिर आइडियल है। आइडियल हाथ, आइडियल हाथ पता नहीं भगवान को ऐसा करना चाहिए, आइडियल चीजें बनानी चाहिए, बनाती है तो आइडियल है। तो ये सब कुछ आइडियल है। तो हम लिखेंगे, स्टेटमेंट नोट करो, इफ लिखना, इफ देयर इज नो विस्कस फोर्स, इफ देयर इज नो विस्कस फोर्स ब्रैकेट में रेजिस्टिव फोर्स, इफ देयर इज नो विस्कस फोर्स ब्रैकेट में रेजिस्टिव फोर्स ब्रैकेट बंद, between layers of liquid, between layers of liquid during relative motion, during relative motion मतलब एक की वेलोसिटी ज्यादा एक की कम है तब, then liquid is ideal liquid. If there is no NO, if there is no viscous force between layers of liquid, then liquid is known as ideal liquid. ठीक है, अदरवाइज नॉन आइडियल लिक्विड है। इसके बाद
हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, तो तुम लोग सही कर लेना। स्ट्रीम लाइन फ्लो गलत स्पेलिंग है यार। स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत है ना? यस आई सर। ए यस सर। मत गए। ए होगा। STREAM। अब चुप रहा करो। स्ट्रीम लाइन फ्लो। मुझे इंग्लिश का ट्यूशन दे दो, मैं तुम्हें फ्री से अलग से पढ़ा दूंगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो ये होता है, फ्लो है। ये कैसे बताता हूं। अब एक कल्पना फिर कर लेते हैं। जैसे पानी है ना, तो घर में तो टैप होगा ना, जिसको तुम खोलते से पानी गिरता है। तो होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो लगवा लो घर में। तो टैप है, तुम टैप को खूब ज्यादा खोल देना, देखना पानी ना कहीं इधर भागता, कहीं इधर भागता, कहीं इधर भागता। वो भी अपनी मर्जी से काम करता है। लेकिन उसी टैप को थोड़ा टाइट कर दो, बंद मत कर दो, पानी को हल्का हल्का आने दो उससे। तो तुम देखना ना, पानी का एक पर्टिकुलर ना स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब अगर हल्का टैप खोलोगे ना, तो पानी का एक ऐसा, मान लो अगर पानी सीधा गिर रहा है तो सीधा गिर रहा है। अब पानी का हल्का सा ऐसे टेढ़ा कैसे गिर रहा है, तो देखना ये हमेशा यही पकड़ा रहेगा, इससे हटेगा नहीं। अब बाद में पानी जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सब ऐसे ही जाएंगे। एक पार्टिकल यहां से आया, तो फिर अब जब यहां पाएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो जब दूसरा पार्टिकल यहां पाएगा और जब वापिस यहां पाएगा तो फिर वही वेलोसिटी गेन कर लेगा, या डायरेक्शन वही, वेलोसिटी नहीं गेन कर तो डायरेक्शन वही गेन कर लेगा। ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। और वही टैप खूब तेज खोल दो तो पता चला कि एक मतलब एक सेकंड पे ऐसा आ रहा है, तो अगले सेकंड में पानी ऐसे गिर रहा है, अगले सेकंड मान लो ऐसे गिर रहा है, अगले सेकंड पे ऐसे गिर रहा है। बिगरस फ्लो, दिस इज नॉट स्ट्रीम लाइन, बिगरस फ्लो। बिगरस होता है। कई लोग सिगरेट पीना इंजूरियस फॉर हेल्थ होता है, तो कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट से धुआं निकलता है ऐसे, तो तुम देखना धुआं बड़े प्यार से निकलता है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अटेंड करता है ऐसे। और अगर एक जो पीने वाला है ना, वो लगातार एक पर्टिकुलर स्पेस से अगर धुआं छोड़ता है, तो तुम पाओगे ना कि बाकी के धुएं के पार्टिकल जो आएंगे वो भी इसी रास्ते से चलेंगे, इसी रास्ते से चलेंगे, नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। और कोई खूब तेज फूक दे तो कोई एक ऐसा होगा तो अगले बार ऐसा भागेगा। बिकॉज तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है कि मान लो एक पाइप है, सपोज करिए बड़ी सी पाइप है, ठीक है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऐसे, तो दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है मान लो, और एक और ऐसे जा रहा है। नहीं सीधा जाए कोई मतलब नहीं है, सीधा होना जरूरी नहीं है, ऐसे जाए। लेकिन हाँ, अब अगर किसी ने यहां पे अब मान लो तुम्हारे पास क्या था, कलर था, कलर ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर सब था। तो तुमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे ब्लैक कलर डाला, ब्लैक कलर, तो पानी ऐसे जा रही है इसी रास्ते पे। फिर इसी पॉइंट पे तुमने इस पॉइंट पे ब्लैक कलर डाला, ब्लैक कलर, तो पानी इसी रास्ते पे जा रही है। लेकिन जब इस रास्ते पे तुमने रेड कलर डाला, रेड कलर, तो भी इसी रास्ते पे आ रही है, वो इस रास्ते पे नहीं आ रही है। ये सब स्ट्रीम लाइन है। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई फ्लो स्ट्रीम लाइन है तो ये लाइन इस लाइन को कभी भी कट नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे पानी का पार्टिकल डालोगे यहां पे चाहे यहां पे, वो इसी रास्ते पे चलेगा, वो इस पे नहीं आएगा। तो स्ट्रीम लाइंस नाइदर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, नाइदर टच भी नहीं कर सकती है। अगर टच कर गए इसमें तो फिर यहां का पानी हो सकता है उधर से निकल जाए, उधर से नहीं जाए, वो टच भी नहीं करती है। तो हाँ, यहां पे मान लो ब्लैक कलर वाला पार्टिकल जब यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, और जब रेड वाला आया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ये चल सकता है, बट डायरेक्शन वही रहेगा स्ट्रीम लाइन फ्लो में। तो इस लाइन को लिखो तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को, when path of one particles of liquids, when path of one particles of liquids cannot intersect path of other particle of liquids, cannot intersect path of other particle of liquids। लेकिन पता नहीं ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है डेफिनेशन।
मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा, यहां पे अगर मान लो पार्टिकल नीचे जा रहा है यहां पे तो वेलोसिटी ऐसे ऐसे रहेगी, यहां पे पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी ऐसे रहेगी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। सुनना, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन टाइम के साथ तो इधर ही रहे, यहां पे इधर ही रहे, हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, पोजीशन के साथ अलग अलग हो सकता है। यहां पे इस पोजीशन पे वेलोसिटी इधर है तो इस पोजीशन पे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, इस पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, इस पोजीशन थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट टाइम के साथ डायरेक्शन हमेशा वहीं पर है। देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अब लिखो, इफ डायरेक्शन of velocity of liquid particle at different positions are constant with respect to time, but may different with respect to position, then flow is streamline flow. अब स्ट्रीमलाइन के अंदर कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच इच अदर। लिखो, स्ट्रीमलाइंस नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर। एक और चीज इसमें आता है स्ट्रीम ट्यूब होता है ना कि मान लो इधर क्रॉस सेक्शन है ना, इसको तुम इधर से देखो तो ये वाला पॉइंट ठीक है, फिर यहां पे पॉइंट था, फिर यहां पे इन सबको मिला दोगे ऐसे तो एक ट्यूब बन गया ना। देखो इस क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो यहाँ का स्ट्रीम लाइन का, यहाँ का डॉट, यहाँ का डॉट, यहाँ का डॉट, यहाँ सबको मिला दो, आपस में मिलाओगे ना तो एक ट्यूब दिखेगा। ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर की लाइंस इस ट्यूब से बाहर नहीं जा सकती हैं, अदरवाइज कट करना पड़ेगा, कट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कई सारी स्ट्रीम ट्यूब बन सकती हैं, इतना बड़ा भी इतना छोटा भी, हाँ ये पूरा भी स्ट्रीम ट्यूब है और एक और छोटा बना सकते हो, लेकिन इस ट्यूब के अंदर की जितनी लाइन होंगी इसी ट्यूब के अंदर रहेंगी। मतलब ना जैसे घरों में नहीं वायरिंग होती है तो उसमें जो तार होता है, एक मोटा तार है, तो उस मोटे तार में ना पतले पतले भी तार होते हैं ऐसे, तो वो तार ना स्ट्रीम ट्यूब है सर। ये वाला स्ट्रीम ट्यूब उस वाले तार को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ये उसको डिस्टर्ब करेगा, सब अपना ही है, अलग अलग है। तो वैसे ये भी है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी स्ट्रीम लाइंस को मिलाने के बाद, स्ट्रीम लाइंस पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो ट्यूब बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन ट्यूब, और एक स्ट्रीम ट्यूब का पानी दूसरे स्ट्रीम ट्यूब में नहीं जाएगा अगर वो दोनों कॉन्साइड नहीं है। अब पता लगे जैसे तुम देख रहे हो कि एक स्ट्रीम ट्यूब सर ये है और एक और स्ट्रीम ट्यूब भी है, ये वाला बीच वाला, तो ये वाला पानी ठीक है। अब क्या मतलब भाई है तो इसके अंदर ही तो वो भी है। तो मैं कुल मिला के बोलना चाहता हूँ कि एक ट्यूब बना दी तो उसका पानी उसी के अंदर रहेगा, और एक बड़ा ट्यूब है तो उसका पानी उसी के अंदर रहेगा, वो ट्यूब का सरफेस को काट के ऊपर नहीं जाएगा। इसको लिखो तो स्टेटमेंट की तरह से, ट्यूब फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द स्ट्रीम लाइंस, ट्यूब फॉर्म बाय, क्यों लिख रहा हूं तुम लिख लेना समझ जाओगे। ट्यूब फॉर्म with the help of joining the stream lines is known as stream tube, अगली लाइन सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ट्यूब फॉर्म with the help of joining the stream lines is known as stream tube, और एक और बात, एक स्ट्रीम ट्यूब का वाटर दूसरे स्ट्रीम ट्यूब में नहीं जाएगा। इसको लिखो, वाटर ऑफ वन स्ट्रीम ट्यूब कांट बी इंटर इन अदर स्ट्रीम ट्यूब, वाटर ऑफ वन स्ट्रीम ट्यूब
can't enter in other stream tube. Third, steady flow. स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेडी फ्लो होता है कि इस स्ट्रीम लाइन फ्लो में मान लो एक पॉइंट यहां पे, स्ट्रीम लाइन कोई भी फ्लो की बात करो, एक पॉइंट यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है एंड वेलोसिटी v1 है। तो जब तुमने यहां पे ब्लैक कलर डाला तो ब्लैक कलर का जब पार्टिकल यहां पे आया तो वेलोसिटी v1 गेन कर लिया। तो यहां पे वेलोसिटी मान लो v2 है। तो जब यहां का ब्लैक पार्टिकल यहां पे आया तो v1 गेन कर लिया, और वही पार्टिकल जब यहां गया तो v2 गेन कर लिया। फिर उसके एक घंटे बाद तुमने यहाँ पे रेड पार्टिकल डाला, रेड पार्टिकल, तो फिर रेड वाला घूमते घूमते जब यहाँ पे तो v1 गेन कर लिया, और यहाँ पे आया तो v2 गेन कर लिया। फिर कुछ समय बाद यहाँ पे तुमने कुछ और कलर डाला तो कलर वाला पार्टिकल तो घूमते यहाँ पे आया तो फिर v1 गेन कर लिया, यहाँ पे v2 गेन कर लिया। इसका मतलब कि इस पॉइंट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। जो वहां जाएगा वो कहे कि मेरी वेलोसिटी v1 है। जैसे जो इंडिया में आएगा वो कहेगा कि मैं इंडियन हूं, वो चाहे कहीं का भी। और जो अमेरिका में जाएगा कहेगा मैं अमेरिकन हूं, बट टाइम के साथ तो उसको बोलना पड़ेगा मैं अमेरिकन हूं, अमेरिकन हूं, नहीं तो मारा जाएगा। वही इसमें भी है, मतलब टाइम के साथ यहां की हर प्रॉपर्टी स्टडी हो जाए, स्टडी स्टडी, देन फ्लो इज स्टडी। यहां की प्रॉपर्टी टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, यहां की प्रॉपर्टी अलग हो बट टाइम के साथ कांस्टेंट हो, देन स्टडी। तो मैं कह सकता हूं स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं, अब प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी आ गई। वेलोसिटी हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो उस पॉइंट की, यहां पे लिक्विड की डेंसिटी, यहां का प्रेशर, यहां की वेलोसिटी, सब टाइम के साथ क्या हो, कांस्टेंट हो। यहां वाला भी कांस्टेंट हो, अलग हो बट कांस्टेंट हो टाइम के साथ, देन फ्लो इज स्टडी। तो लिखो स्टेटमेंट, इफ वेलोसिटी comma pressure and density, if velocity comma pressure and density are constant with respect to time but may different with respect to position, then flow is steady, और एक और बात, स्टडी फ्लो को हर में स्ट्रीमलाइन बनना पड़ेगा, बट ऑल स्ट्रीमलाइन इज नॉट स्टडी फ्लो, बिकॉज स्ट्रीमलाइन में सिर्फ डायरेक्शन होता है और स्टडी फ्लो में सब कुछ होता है कांस्टेंट। तो इसको भी लिख लोगे, ऑल स्टडी फ्लो आर स्ट्रीमलाइन, ऑल स्टडी फ्लो आर स्ट्रीमलाइन, बट इट्स इनवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बस मैंने कुछ चीजें डिफाइन कर दी, इतनी ही चीजें तुम्हें रटना है। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टडी फ्लो के विषय में, ठीक है। देखो नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी फ्लो। इसमें क्या है, ठीक है, ये सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, स्टडी फ्लो की बात कर रहा हूं, और यहां क्रॉस सेक्शन अलग है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहां पे पानी स्टडी फ्लो में है, स्टडी फ्लो में पानी है, स्टडी फ्लो में पानी, और इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी मान लो v1 है, और इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी मान लो v2 है, इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी v2 और इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी मान लो v1 है, लिक्विड वेलोसिटी v1 है। तो कोई बोले कि इस क्रॉस सेक्शन पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना, वर्ड है वॉल्यूम फ्लो रेट, इस क्रॉस सेक्शन पे एक सेकंड में कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि dv/dt वॉल्यूम फ्लो रेट, इट इज नॉट वेलोसिटी,
टेक द वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं पूछूं इस क्रॉस सेक्शन पे, अच्छा वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है, व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt। गुड, ये वेलोसिटी होती है। हाँ, व्हाट इज dx? dx इज v1 इंटू dt। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। इस क्रॉस सेक्शन पे जो पानी होगा वो कितना दूरी तय करेगा dt टाइम में? अगर वेलोसिटी v1 है तो dx तय करेगा, तो dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये दूरी dt टाइम में जो तय किया वो दूरी कितनी हुई? दिस डिस्टेंस इज v1 dt। और यहां का एरिया तो a1 है, तो यहां के लिए लगभग तो बराबर ही होगा। ऐसा थोड़ी है एब्रप्ट, तो रेगुलरली घट रहा है। तो कोई पूछे कि यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है और यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कितना हुआ? a1 यहां का, तो यहां का भी a1 ही होगा। तो कोई पूछे कि इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना लेंथ आगे पानी चला गया? वर्ड सुनना, कोई पूछे कि इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना लेंथ आगे चला गया, तो dx गया ना भाई। वेलोसिटी v1 है तो dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? v1 dt। तो मैं वेलोसिटी v1 जा रहा हूं, dt टाइम में चला गया v1 dt। गुड, v1 dt लेंथ चला गया, तो कितना वॉल्यूम निकल गया? तो अगर इसका एरिया a1 है और वहां से पानी का लेंथ कितना आगे निकल गया? v1 dt। तो कोई पूछे कितना वॉल्यूम निकल गया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। तो जो वॉल्यूम dv निकलेगा dt टाइम में वो कितना होगा? यहां के एरिया a1 इंटू कितना लेंथ पानी आगे गया है? v1 dt। v1 dt गया। अब dt इधर भेज दो, दिस इज dv by dt, a1 v1। मतलब अगर एरिया को वेलोसिटी में तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें पता क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना पानी बाहर निकल रहा है वॉल्यूम में, दिस इज ab, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम अलग से ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट इज dv by dt, यस, ab, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको ध्यान रखना। अब बात करेंगे मास फ्लो रेट। मतलब कितना मास बाहर निकल रहा है एक सेकेंड में। भाई तो एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम निकल रहा है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो ना, मास ना आ जाए। तो मास फ्लो रेट इज dm by dt एंड दिस इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट ab एंड दिस इज आंसर। क्या करना है? याद करना। कोई पूछे वॉल्यूम फ्लो रेट, आंसर इज ab। कोई पूछे मास फ्लो रेट, आंसर इज रो ab। अब इसको बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, रट लेंगे। वॉल्यूम फ्लो रेट ab, मास फ्लो रेट रो ab। Good. Rho is density of water, a is cross section area and b is velocity of that cross section. Good. तो अगर मैं इसे हटा दूं तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्टडी फ्लो में है, तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना पानी आगे जाएगा क्या इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही पानी निकलना चाहिए मास में? मान लो एक क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन छोटा है, अगर इस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा पानी अंदर आए और इस क्रॉस सेक्शन से कम पानी बाहर जाए तो अंदर ना पानी बढ़ने लगेगा। जब पानी बढ़ेगा नहीं भाई, पापा तुमको 1000 रुपया दे रहे हैं, अब तुम 10 रुपया प्रेफरेंस पकड़ा दे रहे हो, तो तुम्हारे पास पैसा बढ़ रहा होगा। वही है कि अगर इस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा पानी आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से कम पानी बाहर जा रहा है, तो दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में पानी बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगा तो स्टडी कैसे हुआ? मास चेंज होने लगा, मास चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ स्टडी फ्लो। इसका मतलब स्टडी फ्लो के लिए कंडीशन है कि मास इन और मास आउट इक्वल होना चाहिए। तो फॉर स्टडी फ्लो dm by dt इन जो करेगा और dm by dt जो आउट होगा वो हर हाल में क्या आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल तो इक्वल। तो यहां पे dm by dt, अच्छा dm by dt रो ए भी होती है, तो रो ए भी, तो रो ए
1v1। अच्छा डेंसिटी यहाँ की तो लगभग लगभग कैसे भी मानो, पानी है तो पानी पानी होता है, पानी यहाँ पे तो डेंसिटी तो एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर, तो डेंसिटी आएगा सेम होगा। तो डेंसिटी यहाँ का रो A1V1। और एक और बात, अगर मान लो वो बहुत चालाकी कर लिए और यहाँ की डेंसिटी अलग कर दी और यहाँ का अलग कर दी कुछ ऐसा करके, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रो1 A1V1 बराबर रो2 A2V2 लिखना पड़ेगा, अगर डेंसिटी यहाँ की अलग अलग हुई। और डेंसिटी सेम हो गई तो रो1 बराबर रो2। इफ रो1 बराबर रो2 तो कैंसिल होगा, A1V1 बराबर A2V2। इससे प्रूफ क्या होता है, A1V1 बराबर A2V2। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो किसी एक सिंगल पाइप में, ये सिंगल पाइप है, तो ऑन सिंगल पाइप अंडर सेम डेंसिटी A1V1 और A2V2 होना चाहिए। याद करना पड़ेगा क्या, ये कि अगर ऐसा पाइप है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहां की वेलोसिटी V1 है, यहां की वेलोसिटी V2 है, ठीक है। और ये अच्छा पाइप का मतलब पाइप नहीं, किसी भी स्ट्रीम ट्यूब पे लगता है, ये जो फॉर्मूला किसी भी स्ट्रीम ट्यूब पे लगेगा। क्यों, इस स्ट्रीम ट्यूब का पानी ऊपर जाएगा क्या ना, स्ट्रीम ट्यूब एक काल्पनिक पाइप है, काल्पनिक पाइप नहीं। जैसे सपोज कर तुम पाकिस्तान की बाउंड्री पे खड़े हो, अब किसी ने वो बाउंड्री नहीं भी बनाई हो ना, तो क्रॉस करके दिखा दो, काल्पनिक बाउंड्री है लेकिन बड़ा तगड़ी बाउंड्री है वो, वही स्ट्रीम ट्यूब पे एप्लीकेबल है। मतलब नहीं कि पाइप हो, तो मैं क्या लिखूंगा, A1V1 is equals to A2V2 and this is known as continuity equation। continuity equation on single pipe, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंगल पाइप अंडर सेम डेंसिटी अंडर सेम डेंसिटी सिंगल पाइप पे लगा सकते हो। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ए भी बराबर कांस्टेंट। एक ही बात है मेरे भाई, ये एरिया भी वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो भाई यहाँ के A1V1 बराबर A2V2, यहाँ के A3V3 A5 जो भी है। तो चाहे तुम इसको लिखो तो चाहे तुम इसको लिखो तो बात एक ही है, दोनों ही इस कंडीशन में वैलिड है। बट ये तो सिंगल पाइप पे बना। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, लिख दे रहा हूं, ये अपने मॉड्यूल में भी है, ऐसे आया था, कहा था इस तरीके से पाइप है, कहा था कि यहां का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, यहां का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा था यहां की वेलोसिटी बताइए, फाइन भी सिंगल पाइप नहीं है बट है स्टडी फ्लो में, तो क्या करोगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, इधर से जब पानी आएगा ना और इधर से जब पानी आएगा वो सब इधर जा रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, यहां से कितना पानी आ रहा है, A1V1 A1 4 है तो 4 इंटू 4, यहां का पानी का वॉल्यूम फ्लो हो गया, डेंसिटी सेम है, और यहाँ इस क्रॉस सेक्शन का पानी फ्लो क्या आएगा, A1V2 A2V2 आ गया। तो इधर से कितना पानी आ रहा है, इधर से कितना पानी आ रहा है, निकाल लिया, दोनों पानी मिलकर इसमें जा रहा है ना, तो बराबर यहां के एरिया 5 और यहां की वेलोसिटी भी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। 4 चौक को 16, 16 6 20 बटा 4, 20 बटा 4 कितना होता है, 5 चौक को 20, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। तो तुम समझ रहे हो किस तरह से यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये तो समझ रहे हो ना तुम, ये भी तुम समझ ही रहे हो, इसमें क्या समझना था। गुड, नाउ अब हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम नहीं, एक और खास बात बताता हूं, सुनो।
ये भी ना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हैंड पंप है, तो हैंड पंप में से पानी बाहर को निकल रहा है, तो हैंड पंप से जो पानी बाहर को निकल रहा है इससे, वो पानी ऐसे गिर रहा है ऐसे। अच्छा, एक बार पानी अगर बाहर निकल जाए, एक बार अगर पानी बाहर निकल जाए हैंड पंप से, तो फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की वेलोसिटी होती है √2gh। मतलब तुम वो वाला इक्वेशन लगा सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन लगा सकते हो, काइनेमेटिक्स की सारी इक्वेशन, v + at v² + 2as सब ताम झाम लगा सकते हो। तो अब क्या हुआ, ये पानी बाहर की ओर गिर रहा है यहां से, तो तुम देखते होगे कभी पानी को खोलना, और फिर जब पानी गिरेगा ना, तो तुम पानी कैसे देखना, तो देखोगे ना, तो पानी का क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर ज्यादा होता है, जैसे नीचे आता नीचे एरिया कम होने लगता है, और नीचे एकदम कम हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, पाइप तो है नहीं, ठीक है, पाइप नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, वो काल्पनिक स्टीम ट्यूब बनता है। उस काल्पनिक स्टीम ट्यूब में तुम लगा सकते हो A1 V1 और A2 V2। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। ए भी कांस्टेंट है ना, ए भी कांस्टेंट है, तो जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। गुड। तो जैसे जैसे पानी नीचे जाता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस स्टीम ट्यूब का एरिया घट जाता है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, नीचे जाने पे। अब सपोज करो ऋषित ने क्या किया, टैब खोला यहां पे, और इससे पानी बाहर को निकल रहा है, और एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहां का जो रेडियस है, यहां पे जो रेडियस है, सपोज करो यहां पे जो रेडियस है r, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का टोटी थी टैप था, और ये जो हाइट है दिस वन इज 10 मीटर। क्यों, क्या करेंगे भाई, इसका मान लो 50 मीटर, 50 मीटर क्यों मारो, 0.5 मीटर मानो, ठीक है। अगर यहां पे जो पानी है वो नीचे गिरते समय यहां पे जो उसकी वेलोसिटी थी v, दिस इज 10 सेंटीमीटर लिखते हैं क्या, और यार 2as ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, तो 10 का मतलब ये है 2 मीटर पर सेकंड से पानी यहां से निकल रहा है। अब मुझे ये जानना है कि यहां का एरिया क्या होगा। अगर यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो रेडियस r0 है, तो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड r0, फाइंड r0। तो तुम्हारा काम क्या है, हम मध्य देता करने के लिए, पता क्यों नहीं दे रहा हूं, टाइम क्यों, अभी बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, यहां की वेलोसिटी निकाल लो, नहीं वेलोसिटी भी है, लगा दो A1 V1 और A2 V2, तो यहां के एरिया क्या होगा, πr², तो पाई इंटू r² इंटू यहाँ की वेलोसिटी v, A1 V1 बराबर, इसको वेलोसिटी V0 मान लो, यहाँ के एरिया क्या आएगा, पाई इंटू r0 के स्क्वायर, और यहाँ की वेलोसिटी क्या आएगी V0। अब देखो यहाँ से पाई कट गया, और r कितना क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में रख दो, डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ क्या है 2 मीटर, रख दो, r0 का स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी निकल तो आंसर आ जाए। और फ्री फॉल कर रहा है ना, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी तुम क्या लिखोगे, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh, फ्री फॉल कर रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2g कितना 10 और h कितना 0.5, उठा के रख दो। गुड, ये तो तुम्हें आता ही है 14। गुड, तो v क्या गया √14, उठा के यहाँ रख दो √14। गुड, तो r0 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बाई √14, अब ये स्क्वायर हटा दो तो इतना आ जाएगा, एंड दिस वन इज आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो, बता दो।
नहीं डाउट है तो हम बरोली थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? देखो, एक पाइप है, ऐसा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन या बदल रहा है, यहाँ पे ज्यादा है और इधर कम हो रहा है, या कम है तो ज्यादा हो रहा है, या कुछ भी हो, क्रॉस सेक्शन इज वैरिंग, घटना बढ़ना या दोनों, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, सब चलता है इसमें। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसका एरिया A1 है, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे जो एरिया है वो A2 है, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी V2 है, और इस क्रॉस सेक्शन का इस रिफरेंस लाइन से डिस्टेंस h1 है। ये तुम्हारी मर्जी है, रिफरेंस लाइन यहाँ ले रहे हो कि यहाँ ले रहे हो, कहीं भी ले सकते हो। सॉल्व जैसे नहीं होता है mgh1 और पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ये भी है, कहीं भी रिफरेंस लाइन एज्यूम कर सकते हो, सॉल्व करोगे फाइनल आंसर सेम आएगा। तो ये h1 मान लिया, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का हाइट यहाँ से h2 है। तो हम पाते हैं कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं, स्टैटिक प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर मान लो P2 है, तो हम पाते हैं इस P1 में, इस V1 में और इस H1 में इनके साथ एक रिलेशन आता है, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस यही चीज उस क्रॉस सेक्शन का रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये इक्वल होता है। मतलब इस क्रॉस सेक्शन का प्रेशर और ये ऐसा इसको बोलते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, रो है। रो क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हाफ एम वी स्क्वायर होता तो तुम क्या कहते? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है बट ये पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि रो है ना मास अपान वॉल्यूम, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर अपान वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके एक नाम देते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर बट वर्ड है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हर क्रॉस सेक्शन का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो समेशन होता है वो हर क्रॉस सेक्शन का इक्वल आता है। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, यही एनर्जी कंजर्वेशन होता है लिक्विड के फ्लो में। कि अब इसको तुम फिर ऐसे लिखते हो, मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट यूज in same type of liquids. रुकना, use at 2 points in which liquid has same density। मतलब इस पॉइंट का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहां का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस प्रेशर एनर्जी इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन है, इसको कनेक्ट करने वाले हर जगह लिक्विड एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आधा में लिक्विड ऑयल है और ऊपर लिक्विड पानी है, तभी मत लगाना, गलत हो जाएगा। तब फिर क्या करेंगे, जहां तक ऑयल है उसके जस्ट इधर और इसके बीच में लगाएंगे, फिर इसके बीच में लगाएंगे, फिर उस पर थोड़ा सा समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कांस्टेंट, प्रूफ में आपको बता दूंगा इसके क्वेश्चन कराने के बाद। इसको कॉपी कर लो तो लिखो कौन क्या है। P इज प्रेशर एनर्जी, P इज प्रेशर एनर्जी एंड हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
and rho gh is potential energy per unit volume. इन तीनों का सम बराबर कांस्टेंट. गुड. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बर्नौली थ्योरम के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हैंडल कैसे किया जाता है. तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. स्टेप्स में पहले लिखो कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व भी होता है. देखो पहला, यूज बर्नौली थ्योरम. मतलब ये यूज बर्नौली थ्योरम एट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट लगेगा ना, दिस बराबर दिस, तो एक और एक. तो यूज बर्नौली थ्योरम पहला. दूसरा, यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन. मतलब a1 v1 और a2 v2. तो पता है अपने मॉड्यूल के करीब 80% प्रॉब्लम, 80 क्या तो लग रहा 95% प्रॉब्लम इसी दो से हो जाए. और जो 5% प्रॉब्लम होगा उसके लिए एडवांस में भी यही है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता. यूज बर्नौली थ्योरम, यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन. और तीसरा 3 मिनट के बाद तीसरा यूज स्टैटिक प्रेशर इक्वेशन. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज से चली गई थी अब. थर्ड है यूज स्टैटिक प्रेशर इक्वेशन. ब्रैकेट में P बराबर P नॉट प्लस H रो जी. इसको लिख रहे हो. तुम पाओगे ना कि चाहे अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा, चाहे एडवांस का, चाहे मैथ्स का, सब इन्हीं तीनों से सॉल्व होता है. लेकिन इसमें पैसे की जरूरत होती है. पता तुम्हें क्या लगेगा कि पहले क्वेश्चन बनाओगे अरे बड़ा अननोन है तो 3 सॉल्व ही नहीं होगा, तो कि दूसरे ही सॉल्व हो गए इसके यूज से. तो अननोन ज्यादा दिखेंगे, लेकिन जैसा दूसरा लिखोगे और तीसरा लिखोगे आप अपना मिलकर सारे अननोन कैंसिल आउट हो गए और सॉल्व हो गया. तो चौथा, पेशेंस की जरूरत है. इसे नोट करना, पेशेंस के साथ सॉल्व करना, एकदम हर हाल में आंसर आए, चाहे किसी का भी क्वेश्चन. तो पहला याद करेंगे बर्नौली कंटिन्यूटी इक्वेशन, तीसरा स्टैटिक प्रेशर इक्वेशन. करीब 95% प्रॉब्लम इसे डील होगा, 5% प्रॉब्लम इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो, कोई रीड नहीं. क्वेश्चन करता है हॉरिजॉन्टल फ्लो. हॉरिजॉन्टल फ्लो ये है, एक ही लेवल पे फ्लो हो रहा है. पानी कैसा फ्लो है, ऐसे फ्लो कर रहा है, एक ही लेवल पे, लेवल सेम है. मतलब ये लेवल ना एकदम सेम है, ऐसे. फ्लो सेम लेवल पे हो रहा है. तो अगर सेम लेवल पे हो रहा है और यहां की वेलोसिटी मैंने v1 मान ली, एरिया इसका a1 है, प्रेशर यहां का p1 है, यहां का प्रेशर p2 है और यहां की वेलोसिटी v2 है. इसका एरिया a2 है. ठीक है. तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे उससे जब इसका हाइट लिखोगे तो अगर h लिखोगे तो इसका भी तो h ही लिखोगे. हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हाइट सेम होगी. तो हाइट सेम होगी तो अभी जो तुमको मैंने पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला, उसमें जो रो जीएच आएगा ना, जितना इधर ये वाला और ये वाला बराबर नहीं आ गया तो ये इसे कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा. तो बस ये क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो में एक प्रॉपर्टी आ जाएगी कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लो. ध्यान रखना. हॉरिजॉन्टल फ्लो पे लगेगा P प्लस हाफ रो इज अ कांस्टेंट. लेकिन एक बार मान लो अगर किसी को याद नहीं रहता तो भी दिक्कत क्या भाई, इसी से तो आ रहा है, लिख दो यही, H बराबर आएगा, दोनों जगह से कैंसिल हो गया. ठीक है. बट अगर याद है तो इसका एक फायदा है, अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर
घटेगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने के बाद कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी तो सम कांस्टेंट आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है तो जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, स्टैटिक प्रेशर कम है, स्टैटिक प्रेशर कम होता है, और जहां प्रेशर कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। और पता है थोड़ा बहुत तुमको समझ में आएगा ना, तो कैसे तुम्हें समझाऊं कैसे समझाऊं? ये एग्जाम्पल ही गड़बड़ है थोड़ा सा। ये हम जब तैयारी करते थे ना, तो हमने ऐसे सोचा था, दिमाग में ऐसा आता था कि देखो नदियां होती हैं, ये नदी जो है पानी, नदी में पानी ऐसे है, तो अगर ये नदी ज्यादा गहरी है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है, मतलब, और ये ठीक भी है, कुछ गड़बड़ नहीं है। कि अगर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी जाएगी, एरिया कम है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ का प्रेशर ड्रॉप करेगा क्योंकि हाइट कम है, तो यहाँ का प्रेशर कम आना चाहिए, यहाँ का प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, तो ये ज्यादा प्रेशर देता है। और दूसरी बात पता है, एक और बताता हूँ, थोड़ा सा तुम समझना इसको। तो घर पे जो टैंक होता है ना, टैंक, इसमें अगर पानी भरा पड़ा है और यहाँ पे टैप है, टैप को ओपन करते हो ना, तो यहाँ जो पानी बाहर गिरता है, यहाँ का प्रेशर में कोई पूछे, नीचे मत करो, मतलब सीधे पानी को ऐसे जाए, रुको, पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में, यहाँ का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ का प्रेशर कम होता है। ऐसा होना चाहिए था, पता क्यों? देखो यहाँ पे लिक्विड की पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, और यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब पानी ना एक्सेलरेट हो गया, पानी एक्सेलरेट हो रहा है। तो कोई चीज एक्सेलरेट क्यों होगा? जब पीछे से धक्का लगेगा तब एक्सेलरेट होगा। तो अगर मैं इतने पार्ट की बीडी बनाऊं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ का प्रेशर का फोर्स P1 इंटू ए आएगा और यहाँ का प्रेशर का फोर्स P2 इंटू ए आएगा, तो P1 ज्यादा होना चाहिए P2 से, तभी तो यहाँ का पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज की है हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी इंक्रीज की है, तो कंफर्म है कि यहाँ का प्रेशर, यहाँ प्रेशर में यहाँ का इससे ज्यादा होगा। तो कहा जाता है कि इन हॉरिजॉन्टल फ्लो इफ वेलोसिटी इज मोर प्रेशर विल बी लेस। और इसका अगर तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो ना, वेंचुरीमीटर बताया जाता है। वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है, भी बताऊंगा मैं, जिससे तुम पता करते हो किसी पाइप पे कितना पानी फ्लो कर रहा है, ज्यादा कि कम। तो इस तरीके से वेंचुरीमीटर होता है, ऐसे इससे पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, होल मार देते हैं, यहाँ पे होल मार देते हैं। अगर तुम यहाँ पे भी होल मार दो और यहाँ पे भी होल मार दो, तो तुम पाओगे ना कि यहाँ पे पानी कम ही दूरी तक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ का पानी ज्यादा दूर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो वो इस इक्वेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ गई, और जैसे भी बढ़ा प्रेशर घटा। अब प्रेशर घटेगा तो यहाँ का जो पानी होगा ऊपर की ओर कम दूरी तक जाएगा। ओके, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है ना कि इन हॉरिजॉन्टल फ्लो, इसको लिखो तो स्टेटमेंट की तरह से, इन हॉरिजॉन्टल फ्लो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। हाँ, एक और एग्जांपल्स मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, पता है कहाँ? ट्रेन के पास देखो, नहीं होती है, ट्रेन का पटरी है, ये ट्रेन की पटरी है, और ट्रेन यहां से चल रही है, तो तुम यहां खड़े रहते हो, तो तुम्हारे पापा भागो, हटो यहां से, भगाते हैं। पता क्यों भगाते हैं? क्योंकि तुम खड़े हो यहाँ पे, तो यहाँ का एयर नॉर्मल और यहाँ का एयर नॉर्मल है। अगर एयर नॉर्मल है तो यहाँ का प्रेशर बराबर रहेगा, तो तुम खड़े रहोगे। जैसे इधर से निकली ट्रेन, तो यहाँ के एयर के पार्टिकल को वो अपने साथ पकड़ के खींच दिया। जैसे ट्रेन और तुम्हारे बीच की एयर की पार्टिकल्स को ट्रेन ने आगे खींचा, वहां का प्रेशर ड्रॉप किया। अब पीछे तक एयर खींच नहीं पाया,
वहां का प्रेशर अभी भी वही है, आगे का प्रेशर कम पीछे का ज्यादा, तब तक तुम आगे ट्रेन से टकरा जाओगे, इसलिए वहां से हटाया जाता है। और पता नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसीलिए ट्रेन के पटरी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करें, कल अगर क्लास होगी तो